नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए आप खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मिशन रोजगार, जिसमें ये लगातार जारी है। आज लखनऊ में इसको लेकर सीएम योगी 6,696 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। दोपहर 12 बजे लोक भवन में ये कार्यक्रम होगा। नए शिक्षकों से संवाद भी करेंगे सीएम योगी। 59,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को मिलेंगे लेटर। तो शिक्षकों को सीएम लेटर देने वाले करीब 6,700 शिक्षकों को आज मिलेगा लेटर। मिशन रोजगार के तहत कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पहले 62,304 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है। बचे चयनित 6,696 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मिशन रोजगार श्रृंखला की नई कड़ी है। और उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कई दिनों से कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर जो घमासान मचा था, वो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के साथ अब शांत हो गया है। साथ ही हरीश रावत का दबदबा एक बार फिर से दिखाई दिया। रावत के करीबी माने जाने वाले गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंपी गई। इसके साथ ही कांग्रेस ने जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, उनमें से 2 भी रावत के करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, 2022 में कांग्रेस उत्तराखंड में हरीश रावत की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी। हरीश रावत को चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कैंपेन कमेटी के उपाध्यक्ष प्रदीप टम्टा, संयोजक दिनेश अग्रवाल समेत कई सदस्य हरीश गुट के ही माने जाते हैं। यानी साफ है कि फेरबदल में रावत गुट की चली। हरीश रावत को मिली तरजीह पंजाब में कांग्रेस की कलह निपटाने का इनाम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, अब जो अंतरकलह अंदर मची हुई थी, लगातार मंथन हो रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसे चुनावी कैंपेन का चेहरा बनाया जाएगा, अब वो सारे मामले शांत हो गए हैं। लेकिन एक चीज निकलकर सामने आई, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए, 1 को अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन इसमें दबदबा हरीश रावत का रहा है। तो इसको हम किस तरह से देखें? हाँ बिल्कुल। अभी अगर आप इंदिरा हृदय के निधन के बाद की बात करेंगे तो कांग्रेस में प्रीतम सिंह और हरीश रावत 2 बड़े नाम। यहां पर हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं, और हरीश रावत क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए जो पिछले 4 साल का अगर आप बीजेपी का कार्यकाल देखेंगे और अब बात कांग्रेस नेताओं की अगर बात करेंगे तो हरीश रावत उसमें सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिखते हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी को या जनता को यह लगता है कि हरीश रावत के पीछे कांग्रेस कहीं ना कहीं एक होती है। हालांकि हरीश रावत पर यह भी आरोप उन्हीं की पार्टी लगाती रही कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो 2 जगह से चुनाव हार गए, कांग्रेस यहां पर साफ हो गई। लेकिन हाँ, एक बार फिर से हरीश रावत पर पूरा भरोसा जताया गया है। 80% जो ये आज कल लिस्ट जारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं 80% तक हरीश रावत की टीम का दबदबा दिखा है। प्रीतम सिंह भी इग्नोर नहीं हुए हैं। प्रीतम सिंह इसी विधानसभा में अब नेता विपक्ष होंगे, और नेता विपक्ष होने के साथ चाहे आप रणजीत रावत की बात कर लीजिए, आप भुवन कापड़ी की बात कर लीजिए, आप प्रोफेसर जीतराम की बात कर लीजिए, आप कोषाध्यक्ष बनाया जाए आर्येंद्र शर्मा की बात कर लीजिए, ये प्रीतम सिंह गुट के माने जाते हैं। हरीश रावत गुट की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो गणेश गोदियाल है उनके काफी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा प्रदीप टम्टा जो राज्यसभा सांसद है, अगले साल उनका कार्यकाल समाप्त होना है, उनको भी यहां पर जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है उसमें वो यहां पर उपाध्यक्ष रहेंगे। दिनेश अग्रवाल जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं उनको भी यहां पर सेट किया। यानी कांग्रेस ने सभी धड़ों को, हर समुदाय को, कार्यकारी अध्यक्षों की अगर आप बात करेंगे तो उसमें भुवन कापड़ी ब्राह्मण है, रणजीत रावत ठाकुर जाति से आते हैं, जीतराम एससी से आते हैं और पंजाबी समुदाय से आते हैं तिलक राज बेहड़। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है खटीमा और जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, जब भारी डिस्ट्रिक्ट जिसे माना जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बनने के बाद, वहां से भुवन कापड़ी को जगह मिलना और वहां से तिलकराज बेहड़ को जगह मिलना, उधम सिंह नगर में कहीं ना कहीं पंजाबी और सरदारों को एक वर्चस्व है, सिख समुदाय का वर्चस्व है। तो जो नाराजगी किसानों की है उसको लेकर भी यहां मैनेज करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में कांग्रेस के पूरे मैनेजमेंट को बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच खबरें यह भी आ रही है जिससे हरीश धामी जो धारचूला से
विधायक हैं, उन्होंने नाराजगी जताई है। जिस तरह रणजीत रावत को कार्यकारी अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है, आरेंद्र शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं यह माना जाए इससे पहले भी हरीश धामी कई मौकों पर इस तरह की बातें कह चुके हैं, इस तरह की धमकियां दे चुके हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगे और तमाम तरह की स्थितियां रही, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह से इस्तीफे की बात की तो जरूर, इस्तीफा दिया नहीं। इसके बाद बात आती है नवप्रभात की, जो खासतौर विकास नगर से आते हैं, उनका नाम भी यहां पर अध्यक्ष पद की रेस में था। उनका यह कहना है कि मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, तो थोड़ी नाराजगी जरूर रहेगी। लेकिन हाँ, जब हरीश रावत क्या कुल मिलाकर यही देखें, जिस तरह की बातें, कोशिश तो यही की गई है कि तमाम समीकरणों को बिठाकर किसी तरह की कोई तल्खी ना रहे, इसको लेकर पूरा एक तरह से बताया जा रहा है कि समीकरण बिठाने की कोशिश, और एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन इस बीच क्या ये भी माने कि उम्र को लेकर हरीश रावत की लगातार बात हो रही है कि उम्र उनके आड़े आती है, लेकिन क्या हरीश रावत के अलावा कांग्रेस के पास कोई और चेहरा नहीं था, किसी और पर नहीं जा सकती थी, इसलिए दाव हरीश रावत पर लगाया गया? बिल्कुल, अभी तक हरीश रावत की अगर राजनीति देखिए उत्तराखंड की, साल 2002 का जो इलेक्शन उत्तराखंड में कांग्रेस जीती थी, जब नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री बने, हरीश रावत उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद हरीश रावत फिर राज्यसभा गए, राज्यसभा जाने के बाद वो यूपीए की गवर्नमेंट में सेंट्रल मिनिस्टर रहे। उसके बाद जब विजय बहुगुणा गवर्नमेंट यहां पर डिसमिस हुई, तो यहां पर फिर हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। यानी हरीश रावत का कद उत्तराखंड कांग्रेस की पॉलिटिक्स में पिछले 20 सालों में उन्होंने अपने कद को लगातार बरकरार रखा है, अपनी उपयोगिता को हमेशा यहां पर साबित किया है और हमेशा यहां पर अपनी एग्जिस्टेंस बना के रखी है। भले ही वो सत्ता में नहीं है, वो विधायक नहीं है, बावजूद इसके पिछले 4 साल में उन्होंने खुद को कहीं पर भी कमजोर नहीं दिखने दिया और हमेशा यह दिखने की कोशिश की कि वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा यहां पर है। 73 साल उनकी उम्र है और अब जो बातें आ रही है, जो विश्लेषक मानते हैं कि हरीश रावत 73 साल के तो एक भीष्म पितामह वाले कैरेक्टर में है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अगर एग्जिस्टेंस में लाना है, कांग्रेस की अगर सत्ता में वापसी करानी है 2022 में, तो हरीश रावत कराएंगे। वहीं पुष्कर धामी का अगर आप देखेंगे तो पुष्कर धामी बिल्कुल युवा है और पुष्कर धामी के लिए अपनी ही पार्टी के अंदर बहुत चैलेंजेस है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत, वहां पर सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, बड़े नेता चारों तरफ खड़े हैं पुष्कर धामी के। तो पुष्कर धामी बिल्कुल दीपांकर, यानी कहा जा सकता है कि इतने दिनों के मंथन के बाद जो अमृत निकला, उसमें हरीश रावत नए चेहरे के तौर पर निकलकर सामने आए हैं और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं भीष्म पितामह है, इसलिए सभी जो पार्टी के लोग होंगे इस भीष्म पितामह के साथ ही आगे जाना चाहेंगे, इसलिए इनको चेहरे के तौर पर अब 2022 के लिए तैयार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। जी हां, 7 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। यशवीर सिंह एसपी सिद्धार्थनगर बने हैं, रवि कुमार एसपी जालौन बनाए गए हैं, रोहन बी बोत्रे एसपी कासगंज बने हैं, कमलेश कुमार दीक्षित को एसपी हमीरपुर बनाया गया, राम अभिलाष त्रिपाठी एसपी अभिसूचना गोरखपुर, जबकि मनोज सोनकर सेनानायक 12वीं पीएससी फतेहपुर, नरेंद्र कुमार सिंह सेनानायक 15वीं पीएससी आगरा बनाए गए हैं। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, ये जो ट्रांसफर हुए हैं ये रूटीन है या फिर ये सब कवायद चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिस तरीके से 3-4 महीने तक चलते रहे, 4 चरणों में चुनाव हुए, उसके बाद से खत्म होने के बाद पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहली बार ऐसा है जब 7 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। यानी कि 7 जिलों में जो कार्यभार है उनका जिला बदला गया है और अगर देखा जाए तो ये सारे महत्वपूर्ण जिले हैं। तो इस लिहाज से ये देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद सबसे बड़ी कवायद है ये अधिकारियों के क्षेत्र बदलने, जिला बदलने की, और इसी के साथ आने वाले दिनों में बहुत सारे टास्क और भी मिलने वाले पुलिस के अधिकारियों को, फिर चाहे कोरोना के 3rd वेव की बात की जाए या आगामी चुनाव की बात की जाए। इसको अगर देखा जाए तो 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। सिद्धार्थनगर, जालौन, कासगंज, हमीरपुर, यानी कि हर जगह पे अगर देखा जाए तो क्षेत्रवार तो 4 तबादले ऐसे हुए हैं। इसके अलावा कुछ जो अधिकारी ऐसे हैं जिनको पीएससी में भी भेजा गया, पीएससी फतेहपुर और पीएससी आगरा। कुल मिलाकर के 7 जिलों में बड़े पैमाने पे तबादले हुए पंचायत चुनाव जहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका जानकारी देने के लिए। और यूपी में स्कूल खोलने पर फैसला जल्द हो सकता है। स्कूल खोलने पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। आईसीएमआर और एम्स के निदेशक के सुझाव पर चर्चा होगी। टीम 9 और चिकित्सा शिक्षा की रिपोर्ट पर भी मंथन होगा। सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अलग अलग प्रदेश की अलग अलग स्थितियां हैं और प्रधानमंत्री जी ने पहली चीज कही है कि बच्चों की और शिक्षकों की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है, जीवन भी और जीविका भी। तो जीविका का संचालन हो इसलिए हम लोगों ने विभिन्न जगहों पर छूट दी है। विद्यालयों के बारे में भी हम लोग समय समय का परीक्षण कर रहे हैं। जो मेडिकल चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट्स हैं वो आनी बाकी हैं। आ जाने के बाद उनका अध्ययन करेंगे
और लेकिन बच्चों की सुरक्षा हमारा प्रथम दायित्व है, उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद हम यद्यपि कि स्कूल खुले हुए हैं, शिक्षक हमारे स्कूलों में आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम जारी है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, लेकिन बच्चों के लिए स्कूल कब खुलेंगे यह हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में टीम 9 की रिपोर्ट के आधार पर जब हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार का निर्देश प्राप्त होगा तभी बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा आईसीएमआर की विद्यालयों को खोले जाने की रिपोर्ट के बाद मंत्री सतीश द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों को खोले जाने के लिए सीएम ऑफिस की पैनी निगाह है। ऐसे में सीएम ऑफिस से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि हर राज्य में कोरोना का अलग संक्रमण है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग की रिपोर्ट का इंतजार है। हमारी पैनी निगाह चिकित्सा शिक्षा विभाग की इस रिपोर्ट पर है। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है तत्काल इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं स्कूल एसोसिएशन ने विद्यालयों को खोले जाने की गुहार लगाई है, वहीं पेरेंट्स एसोसिएशन इसके विरोध में नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी सरकार इस पर कब फैसला लेती है जिससे विद्यालयों को खोला जा सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आज से बीएसपी राम की नगरी अयोध्या में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद करने जा रही है। बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध समाज के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर संगोष्ठी होनी है। इसमें बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे। सतीश मिश्रा मठ और मंदिर भी जाएंगे। इस पूरी कवायद को विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मणों को बसपा के मंच पर लाने की कोशिश माना जा रहा है। और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर बीएसपी ने एक बार फिर से केंद्र को घेरा है और ट्वीट कर चालू सत्र में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए। और कानपुर में शादी अनुदान पारिवारिक लाभ योजना में हेराफेरी का मामला सामने आया है। 2217 आवेदन पत्रों की जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ। 1000 फॉर्म में मोबाइल नंबर नहीं थे, पते भी गलत भरे हुए थे। विकास भवन में 48 अफसर की टीम लगाने के बाद भी अपात्र नहीं मिल पा रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर भारत माता के बहादुर बेटे को नमन। अपने युवा काल के दौरान उन्होंने भारत को उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद कराने के लिए अपना जीवन लगा दिया। वो एक भविष्य के चिंतक थे और मजबूत भारत का सपना देखते थे। और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा कि असाधारण वीरता के, अदम्य साहस के पर्याय, राष्ट्रभक्ति की प्रतिमूर्ति, स्वतंत्रता संग्राम की प्रणेता, अमर हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां अपने अभियान में जुट चुकी हैं। बीजेपी ने प्रचार अभियान को तेज करने के लिए अगले 1.5 महीने का कार्यक्रम तय कर लिया है, जिसकी शुरुआत आज काशी से होने वाली है। मिशन 2022 की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं। सत्ताधारी भाजपा ने भी अपने प्रचार अभियान को तेज करते हुए अगले 1.5 महीने के कार्यक्रम का मसौदा तैयार कर लिया है। शुरुआत गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी आज से होने जा रही है। आज काशी समेत सभी मंडलों में भाजपा के पदाधिकारी, विधायक और सांसद किसी न किसी मठ मंदिर में आपको संतों और पुजारियों, आचार्यों का आशीर्वाद लेते दिख जाएंगे। आशीर्वाद के बदले कहीं किसी संत को अंगवस्त्र पहनाया जाएगा, तो कहीं फल मिष्ठान से शिष्टाचार करते हुए उनका सम्मान होगा। अब चूंकि वक्त चुनाव का है, तो ऐसे में इसे चुनाव से ही जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन भाजपा का कहना है कि संतों का सम्मान हमेशा से वो करती आई। भारतीय जनता पार्टी हर बार कुछ न कुछ करती रहती है और ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आप देखोगे पिछले बार भी हम लोगों ने किया था, उससे पहले भी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि
चर्चा इस बार चूंकि चुनाव आ रहा है नज़दीक, तो सब लोग उसको जो है चर्चा का विषय बना दिया। अदरवाइज हम लोगों ने पिछले वर्षों में भी, विगत वर्षों में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये कार्यक्रम हमने किया है। महंतों से मिलने का काम, महंतों का सम्मान करने का काम हम करते रहे हैं। ओके, तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं।